सो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि योडल ने थियो का मैप एक्सचेंज कर दिया था और ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी में आगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि अब डेफिनेटली मैं थियो को बीट कर दूंगी, लेकिन तभी सोचने लगती है कि कैसे यूलियस कह रहा था कि मुझे लगा था तुम तो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होगी, पर तुम तो जानती होगी कैसे किसी से सीधे सीधे अपना काम निकलवाना होता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि उस जगह पे, उस डेंजरस साइट पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे। फिर करंट में कहती है कि डोंट वरी, मैंने अपनी सारी मनी को खर्च कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसको खरीदने के लिए। और पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाती है। बेचारी की थक के बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। वैसे तो सैफरॉन ट्रेजर के रूप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जो जेम माइन है वो मॉन्स्टर के नेस्ट के बस पास में ही है। अगर मैं जेम माइन की ओर जाती हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा मेरे लिए, पर क्योंकि मॉन्स्टर तभी रिएक्ट करते हैं जब कोई उनके नेस्ट के पास से गुजरता है। लेकिन सैफरॉन जेमस्टोन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वैसे तो मॉन्स्टर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नॉकटर्नल होते हैं, क्योंकि वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। इसलिए सैफरॉन फ्लावर की जो फील्ड है उनके नेस्ट के पास से बहुत ही ज़्यादा दूर है और उनके रेंज के बाहर है। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्लेस उनके नेस्ट के पास से बहुत ही ज़्यादा दूर है और बहुत ही ज़्यादा सेफ भी। इस जगह पर तो मॉन्स्टर से सामना मेरा डायरेक्टली नहीं हो सकता है। और चलते चलते सैफरॉन के फील्ड में आ पहुंचती है और चारों तरफ सैफरॉन को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है। फिर एक एक पेटल्स को तोड़कर सैफरॉन के अपनी पोटली में डालने लगती है और पेटल्स को तोड़कर बोलती है, आखिरकार मैंने ये कर ही दिखाया, मैंने ये कर लिया, अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी उसका पैर किसी से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है और बेचारी चिल्लाती है, मैं तो नीचे गिर गई। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तुम उठो उठो, क्या तुम अभी जाग रहे हो? फिर किसी तरह वो अपने पैरों पे कांपते हुए ऊपर उठती है और सामने देखती है कि कई सारे लोग उसके सामने खड़े हैं और कहती है, मैंने कर दिखाया। और तभी उसको ऐसे देखकर एल्डर हेल भी कहते हैं, क्या तुम्हें अपने बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए इस वक्त? तभी वही एल्डर हेल का असिस्टेंट बोलने लगता है कि सनसेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और कहता है कि क्या अभी भी कोई उस माउंटेन पे छूट गया है? लेकिन एल्डर हेल तो उसकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो तो योडल के घाव को हील करने में लगे हुए थे। बोलते हैं, लाओ इधर, मैं तुम्हें हील कर दूं हीलिंग मैजिक का यूज़ करके। उधर असिस्टेंट कहने लगता है कि बहुत सारे लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन कोई एक पर्सन है जो अभी तक वहाँ से नहीं आया और परेशान होने लगता है। एक बार अगर सूरज डूब गया तो लैक्रेस माउंटेन और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त मॉन्स्टर जग जाते हैं। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, थियो थियो अभी तक वापस नहीं लौटा है। और थियो का नाम सुनकर योडल की शॉक हो जाती है और पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि इसका मतलब वो मैप पूरी तरीके से गलत ही था। पर उसका क्या, जो उसने मुझे इतनी सारी तकलीफ दी है, मैंने उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और मैंने उसके साथ जो भी किया मैं उसके लिए बिल्कुल भी अपोलोजाइज नहीं फील करती। नहीं नहीं योडल, तुम ये क्या सोच रही हो? ये सब नॉनसेंस है। थियो तो स्टार्टिंग से ही गलत पर्सन था। हाँ, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ और मैं उसके जैसे स्टूपिड के लिए वरिड कैसे हो सकती हूँ? मेरे बस ये थॉट्स ही हैं। लेकिन अगले पल उसके मन में एक ख्याल आता है कि कहीं थियो की डेथ वहीं हो गई तो मैं क्या करूँगी, मुझे जाना होगा, और उठ के चल देती है। तभी उसके पीछे से एल्डर हेल भी कहने लगते हैं और बहुत सारे लोग जो उसके पीछे खड़े थे उन सभी लोग भी कहने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। और उसको ये सब करते हुए यूलियस भी देख रहा था और वो देख रहा था कि वो क्या क्या कर रही है। लेकिन योडल किसी की नहीं सुनती है, वो वहाँ जाने लगती है। लेकिन तभी कहने लगते हैं सब लोग कि तुम अब ये मत कहना कि तुम जहाँ जेम्स हैं वहाँ जा रही हो। लेकिन योडल किसी की नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ये थियो सच में एक इडियट है, बिल्कुल ही एक इडियट की तरह बिहेव करता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। और वो उस आवाज़ को सुनकर तुरंत पहचान लेती है कि ये आवाज़ तो थियो की है और गुस्सा करते हुए कहती है अपने मन में, ये एक इडियट है, बिल्कुल पूरी तरीके से इडियट, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या इसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं साउंड को सुनने के लिए? ये हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं। और जैसे ही वो उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ तक दौड़ कर जाती है तो वो क्या देखती है कि थियो के सामने एक 3 हेडेड जाइंट वुल्फ है जिसके पास विंग्स भी हैं और उसकी आंखें कितनी ज़्यादा रेड रेड हैं। और थियो को तो देखो, उसके सामने एक कैसे मामूली सा कुल्हाड़ी को लेके खड़ा हुआ है, जैसे कि वो उस कुल्हाड़ी से इसको हार्म ही कर पाएगा। और वो थियो को देख रही होती है कि वो क्या कर रहा है और उस बीस्ट को देखकर वो भी थोड़ा डर जाती है। लेकिन उधर दूसरी साइड थियो भी अपनी पूरी पूरी होशियारी दिखा रहा था, अपनी पावर को दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा था। बोलता है,
गेट लॉस्ट मॉन्स्टर, तुम यहाँ से निकल जाओ मेरे सामने से, तुम मेरे सामने खड़े होने के भी लायक नहीं हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ। और उसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत को देखकर योडल थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है ये बिल्कुल ही इडियट है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कब क्या करना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने पैसे से इस सैफरॉन की पोटली को खरीद लिया, जस्ट इन केस अगर मैं मॉन्स्टर के सामने आ जाती हूँ तब मैं इसे यूज़ कर सकूँ। मैंने इसे मैजिक यूज़ करने के लिए ख़रीदा था। मुझे पोप ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग दी है और मैं अभी तक उनसे सिर्फ बेसिक मैजिक ही सीख पाई हूँ। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस मैजिक को इस सिचुएशन में यूज़ करना पड़ेगा, वो भी ऐसे। फिर वो सैफरॉन की पोटली को बाहर निकाल लेती है और उसमें से सैफरॉन के पेटल्स को निकालते हुए कहती है कि इस सैफरॉन की तो सुगंध ही काफ़ी होगी उस बीस्ट को मदहोश करने के लिए और इस केव में रोकने के लिए और उस मॉन्स्टर को सैफरॉन के फील्ड तक लाने के लिए। और ऐसा कहकर उन सैफरॉन के पेटल्स को नीचे गिरा देती है, जिसकी खुशबू को सूंघकर वो बीस्ट दूसरी ओर जाने लगता है। और ये सब देखकर थियो कहता है कि अचानक से ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बीस्ट अचानक से कहाँ जाने लगा है। लेकिन तभी अचानक से उसके कॉलर को योडल पकड़ के खींचने लगती है और वो चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन योडल तो उसकी कुछ सुनती ही नहीं, उसके कॉलर को पकड़कर वहां से भागने लगती है। उधर थियो चिल्लाता रहता है कि हे सुनो, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, तुम मेरा कॉलर छोड़ दो। लेकिन योडल तो उसकी एक नहीं सुनती और वहां से भागती रहती है और कहने लगती है कि देखो मुझे पता है कि तुमने मेरा मैप एक्सचेंज कर दिया था। और उसकी ये बात सुनकर थियो तो शॉक रह जाता है और सोचने लगता है कि इसे कैसे पता चला, और वो स्पीचलेस हो जाता है। फिर योडल कहती है देखो इसीलिए मैंने भी तुम्हारा मैप एक्सचेंज कर दिया था, ये उसके बदले में ही था। देखो ना, अब मैं भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ बन गया हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है। और मैं क्यों ही गिल्टी फील करूँ भला। लेकिन भला तुम मेरे ट्रैप में फंस कैसे गए? मैं तो यहाँ इंजॉय करने के लिए आया था, ये नज़ारा देखने आया था कि तुम कर क्या रहे हो। देखो तुम मुझे गलत मत समझना, मैं कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं हूँ। तब उसकी बात को सुनकर थियो कुछ बोलने को होता है कि योडल तभी बोलने लगती है कि देखो अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मैंने बोलना बंद नहीं किया है अभी, इसलिए जब हम माउंटेन से नीचे चले जाएंगे तब तुम और ज़्यादा आर्ग्यू कर लेना, तुम्हें और ज़्यादा आर्ग्यू करने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। तब उसकी बात को सुनकर थियो बोलता है तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन योडल तो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और बोलती है जल्दी चलो यहाँ से, मॉन्स्टर्स लौटने के पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी थियो कहता है ज़रा रुको एक मिनट, मैंने अभी तक कोई भी जेम को फाइंड नहीं किया है और ना ही लिया है, तो मैं ऐसे कैसे वापस जा सकते हूँ, मैं तो बिल्कुल पॉइंटलेस हो जाऊँगा अगर मैं ऐसे ही गया तो। और तब थियो की बात को सुनकर योडल चिल्लाते हुए कहती है कि तुम कैसे पर्सन हो, तुम इस सिचुएशन में भी ये सारे वर्ड्स कैसे बोल सकते हो, तुम अपनी सिचुएशन देख रहे हो कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर तुम इस वक्त यहाँ पर रुके तो मॉन्स्टर तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा और ये फालतू की बकवास लेकर बैठे हुए हो तुम। तब योडल की बात को सुनकर थियो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है ये ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे एग्ज़ाम का क्या होगा। लेकिन योडल तो थियो की बातों को ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सामने की ओर बहुत ही ज़्यादा डर से देख रही थी। और जैसे ही थियो का एहसास होता है कि योडल तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रही और वो सामने की ओर डर से देख रही है, वो भी पीछे मुड़कर देखता है और वो जैसे ही देखता है कि वो 3 हेडेड वोल्फ वापस आ गया है और वो भी डर जाता है और तेज से चिल्लाता है बचाओ, और वो दोनों फिर से डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। थियो तो रोते हुए कहता है कि ये डॉग जैसा दिखने वाला बीस्ट मेरे पीछे ऐसे कैसे पड़ा हुआ है और सेम टाइम पे इसके पास विंग्स और इतने सारे हेड कैसे हैं। और उसकी इन बकवास बातों को सुनकर योडल चिल्लाते हुए कहती है थियो तुम बहुत ज़्यादा नॉइसी हो, तुम्हें ये सब बातें ना करके यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए, ये बीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर अभी हम यहाँ से नहीं भागे तो ये बीस्ट हमें कच्चा चबा जाएगा। लेकिन थियो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो अपने आंसू में टपकाए जा रहा था। लेकिन इस तरह उसको ऐसा करता हुआ देखकर योडल बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने मन में कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये थियो ऐसा करने वाला है तो मैं इसको कब का अकेले छोड़ के चली गई होती। लेकिन वो फालतू की बकवास को छोड़कर थियो को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते हुए उसके सामने बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी चोट लग जाती है, यहाँ तक कि उसके फेस और हैंड्स पे भी बहुत ज़्यादा कट लग जाता है। लेकिन तभी वो क्या देखती है कि जहाँ जहाँ उसके कट लगे हुए थे कांटों की वजह से, वो सारे घाव अचानक से हील हो गए हैं और वो ये देख के शॉक रह जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पे जो कट लगा था वो भी ठीक हो गया है और कहती है कि ये घाव अपने आप ठीक हो गया कैसे, क्या ये सब घाव को हील पोप ने किया है? अगर ऐसा है तो मैं तो सच में पोप के बारे में इस पूरे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रही थी। मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन सोच रही थी, पर वो तो बहुत ही अच्छे हैं
मुझे अब अपनी सोच पे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन वो मॉन्स्टर तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो पूरा हाथ मुंह धो के क्या दोस्तों, वो तो पूरा नहा धो के इनके पीछे ही पड़ गया था, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन तभी भागते भागते अचानक से योडेल रुक जाती है और उसका फेस एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर से मानो आत्मा ही निकल गई हो और वो बेचारी स्तब्ध खड़ी रह जाती है। वो देखती है कि अब तो वो यहाँ से कहीं भाग ही नहीं सकती, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ी के एंड पे खड़े थे और वो नीचे दिखती है कि नीचे तो बहुत गहरी खाई है और बेचारी खड़ी रह जाती है। तभी वो अपने सैफ्रॉन को ढूंढने लगती है और उधर थियो उसको गार्ड कर रहा होता है और वो कहती है कि क्या मुझे अपने बचे हुए सैफ्रॉन के पेटल्स को भी यूज़ करना पड़ेगा? क्या इस पूरे टाइम के दौरान मैं यहाँ से भाग भी पाऊंगी? लेकिन अगले ही पल उसको एहसास होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका पूरा पर्स खाली है। वो पूरे पर्स को ढूंढती है लेकिन उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा कर कहती है कि ऐसा लगता है कि जब हम भाग रहे थे उसी वक्त मेरे सारे सैफ्रॉन्स नीचे ही गिर गए। अब मैं क्या करूं? मुझे अब जल्दी से मैजिक डिफेंस का यूज़ करना पड़ेगा। जल्दी मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन वो तभी देखती है कि वो बीस्ट उसके ऊपर छलांग मार रहा है और बोलती है ख़त्म, सब ख़त्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और वो बीस्ट उनके ऊपर छलांग मार देता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इंतज़ार करने लगती है कि क्या होगा। फिर वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या उसने मेरे हाथों पे काटा? लेकिन मुझे कोई पेन क्यों नहीं हो रहा, या मुझे इचनेस भी महसूस नहीं हो रही। लेकिन तब वो क्या देखती है कि वो बीस्ट तो उसके सामने पालतू बन के बैठा हुआ है और उधर थियो की चटनी बनी पड़ी है। थियो को तो उसने बिल्कुल कुचल ही दिया है। ये बीस्ट ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है? मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं और उसका कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर में ये बीस्ट इससे इतना लवी डवी बिहेव कैसे कर रहा है। लेकिन तभी उसे छींकें आने लगती हैं। अब वो छींक मारने लगती है अक्षु अक्षु करके। तभी वो कहती है, मुझे याद आया, मुझे तो फर से एलर्जी है। और उधर वो बीज तो योडल में बड़ा प्यार बरसा रहा था। वो उसको सहलाए जा रहा था और योडल स्पीचलेस बस चुपचाप खड़ी थी। फिर कहती है, एनीवे अब ये ऐसा हो ही गया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर अपने मन में कहती है, क्या मुझे सैफ्रॉन पीरियड का यूज़ करना चाहिए अभी, या फिर मुझे क्या जेम माइन में जाना चाहिए? जेम माइन से उसे याद आता है थियो का। वो थियो को देखती है जो अभी भी बेहोश पड़ा था और कहती है कि थियो ने भी तो अभी तक कोई ट्रेजर कलेक्ट नहीं किया है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं ऐसा करूं? और फ्रेंड्स, हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? पार्ट 18 और 19 यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ और आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सायनारा।